Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET syllabus Unit 10 of Political Science. उसका अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 10 के अंदर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो पहले जानते हैं गवर्नेंस क्या है. So governance is understood as the process of decision making and the process of implementation of the laid down laws, policies, themes and welfare projects. मतलब governance इसका मतलब है शासन. शासन को हम कैसे समझते हैं? ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और जिससे हम लॉज, पॉलिसीज, स्कीम्स या वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करते हैं. तो शासन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी लॉ को, पॉलिसी को, स्कीम्स को या प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं. गवर्नेंस डिस्क्राइब्स द प्रोसेस बाय व्हिच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड. मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा हम डिसीजंस को वास्तविक रूप देते हैं. द प्रोसेस इज लार्जली डन बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइमरीली अमॉन्ग्स देम इज द एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus. मतलब ये जो डिसीजंस होती है, सरकार की जो शासन की जो डिसीजंस होती है वो किसके द्वारा होती है? जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि पुलिस, आईएएस वगैरह, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इनके द्वारा ये डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है. कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आकर ये स्कीम्स को, ये लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करता है. ये जुडिशरी हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो सकता है, कोई पुलिस हो सकता है या हेल्थ सेक्टर का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है. ये लोग मतलब सरकारी ऑफिसर्स, सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है वही इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और बनाएंगे भी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टम बाय व्हिच एंटिटीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल. मतलब गवर्नेंस एक प्रक्रिया है, एक शासन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिस्टम, जो सिस्टम है वो सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि सिस्टम को कैसा काम करना चाहिए. मतलब शासन के द्वारा ही हम बताते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका क्या रूल्स होगा, रेगुलेशन होगा, उसके बारे में. इट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग. वो एक स्ट्रक्चर, इट इज कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग. ये जो डिसीजन मेकिंग का जो स्ट्रक्चर है एंड प्रोसेस है उसके लिए काम करता है. मतलब डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, उसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेगा, उसका कैसा स्टेप बाय स्टेप वे होगा, उसके बारे में बताता है. डिसीजन मेकिंग के द्वारा जब हम करेंगे वो तब उस टाइम पर अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, कंट्रोल है एंड बिहेवियर ऑफ द टॉप, बिहेवियर एट द टॉप एंड एंटिटी. मतलब जब हम शासन को इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो डिसीजंस सरकारी ऊपर अफसर से आएंगे और वो अकाउंटेबल होंगे उसके हायर अथॉरिटी से, और वो हायर अथॉरिटी अल्टीमेटली पब्लिक से अकाउंटेबल होगी. वो कंट्रोल सिचुएशन में होगा. ऐसा होना चाहिए गवर्नेंस. गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड अचीव्ड एंड हाउ रिस्क इज मॉनिटर्ड एंड एड्रेस्ड एंड हाउ परफॉर्मेंस इज ऑप्टिमाइज्ड. मतलब ये जो गवर्नेंस है, ये जो शासन है, वो दिखाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कैसे उसको काम करना चाहिए, कैसे उसका जो रिस्क आए, कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे उसे हैंडल किया जाए, कैसे परफॉर्मेंस को और अच्छा किया जाए, इसके बारे में बताता है गवर्नेंस. मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो पूरा जो शासन प्रक्रिया है, जो सिस्टम को कंट्रोल करता है और सिस्टम को कैसा चलना चाहिए, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, अगर कोई रूल्स करने में प्रॉब्लम हो तो कैसे ओवरकम करे, कैसे उसका परफॉर्मेंस को और अच्छा करे, इसके बारे में बताता है गवर्नेंस. एग्जाम्पल बोले तो एक गवर्नेंस का,
is the mayor's decisions to increase the police force in response to bulgaries. The process or power of governing government और administration. मतलब क्या है? ये जो मेयर होते हैं, जो हमारे मेयर है या कोई सीएम है, जो वो कैसे पुलिस फोर्स को मतलब बताते हैं कि क्या काम करना चाहिए, ओके, कैसे करना चाहिए, हाँ, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं. मतलब जो थीफ है, बुलगरिस मतलब जो चोर है, जो डकैत है, उनको कैसे कंट्रोल करें, कैसे पुलिस फोर्स को हम जो मेयर है वो डिसीजंस को कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके बारे में बात करता है. सोचिए कि कोई एक रायट लग गया, दंगा लग गया है, कोई कैओटिक सिचुएशन है, और उसको कैसे एक सीएम हो या मेयर हो, जो कोई भी उस पोजीशन पे है, वो कैसे पुलिस के द्वारा वो सिचुएशन को कंट्रोल करेगी, कैसे गवर्नमेंट को ठीक तरह से लाएगी, कैसे गवर्नमेंट जो काम है गवर्नमेंट का फंक्शन को कैसे कंट्रोल करेगी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब यूनाइटेड नेशंस में 1997 में एक पॉलिसी पेपर पब्लिश किया है जहां पर वो गवर्नेंस का एक डेफिनेशन दिया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर इट. ओके, सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट. सो वो गवर्नेंस को कैसे बताते हैं? द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर्स एट ऑल लेवल्स. मतलब क्या है? ये जो यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बताते हैं एक शासन एक ऐसा प्रक्रिया होगा जिसके द्वारा एक्सरसाइज करेंगे वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. जो शासन होगा वो जो इकोनॉमिक्स का रिलेटेड, जो पॉलिटिक्स का रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का रिलेटेड, कंट्री में जो जो लेवल पर, हर लेवल पर, वो सेंटर हो या स्टेट हो या लोकल लेवल पर हो, कोई भी प्रॉब्लम आए उसे कैसे मैनेज करेगी, इसके बारे में बताती है गवर्नेंस. मतलब गवर्नेंस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे चीजें देश के अंदर जो हर लेवल पर प्रॉब्लम्स हो रही है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसे कैसे कोप अप करेंगे, इसके बारे में बताता है. नेक्स्ट, ये जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस बोलते हैं कुछ कुछ चीजें हमारे अंदर आते हैं. गवर्नेंस के अंदर कौन कौन से चीजें आती है? फर्स्ट तो आता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक काम, जो ऑफिसर्स रिलेटेड काम है, जो सरकारी दफ्तर में जो ऑफिसर्स है वो जो काम करते हैं वो गवर्नेंस के अंदर आते हैं. नेक्स्ट कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट होकर, एक साथ होकर अगर कॉर्पोरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना. नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एस्टेब्लिश करना, कौन सा रूल चाहिए, कौन सा रेगुलेशन पुट करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में कौन सा रूल ठीक है, इनके बारे में बात करना. नेक्स्ट, बोर्ड, ये जो बोर्ड डिसीजंस लेते हैं वो वाले भी गवर्नेंस के अंदर आते हैं. और एथिक्स, मतलब कोई सिचुएशन को कैसे एथिकली डील किया जा सकता है. कोई सोचिए कि कल्चरल राइट है, कोई रिलीजियस प्रॉब्लम्स है, तो उसको एथिकली कैसे हम सॉल्व करें. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग. गवर्नेंस का मेन जो एम है, मेन जो काम है वो है डिसीजन मेक करना. कोई प्रॉब्लम से लेकर उसको सॉल्व करना, जो देश का जो डे टू डे वर्क है डिसीजन को लेकर उसे मेक करना ही गवर्नेंस का काम है. नेक्स्ट, ये जो कमिटीज होती हैं, बहुत सारी कमिटीज एस्टेब्लिश्ड होती हैं. जो कमिटीज क्या करती हैं, काम करती हैं. कोई वेलफेयर स्कीम को लेकर, कोई प्रोजेक्ट को लेकर जो कमिटीज एस्टेब्लिश होते हैं उस कमिटी को कैसे चलाएं, उस कमिटी के अंदर कौन कौन से होंगे, उस कमिटी को क्या क्या रूल्स फॉलो करने, उसके बारे में बताएं. नेक्स्ट, पॉलिसी, कोई पॉलिसी हमने बनाया है और उस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. सोचिए कि आरटीई पॉलिसी आया, कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट आया, उसे कैसे हम डील करेंगे, इसके बारे में. नेक्स्ट, स्टाफ, कौन कौन से स्टाफ को हम लेंगे काम में, कौन कौन से स्टाफ रहेंगे उस पोजीशन में, उसके बारे में गवर्नेंस वही ठीक कर देता है कि कौन सा स्टाफ कौन से ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा. नेक्स्ट, मिशन, गवर्नेंस एक मिशन है कि ऐसे एक गुड मिशन है जहां पर हम शासन को एक होपफुली एक अच्छी तरह से कैसे हम रूल करें, इसके बारे में बताता है. नेक्स्ट, गवर्नेंस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नेंस का मतलब ही एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो पब्लिक के पास अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो कहाँ से लाता है, वो पब्लिक के थ्रू अपना अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबल है. वो किससे पास रिस्पॉन्सिबल है, वो पब्लिक के पास रिस्पॉन्सिबल है. उनको पब्लिक का ख्याल रखना ही मेन काम है गवर्नेंस का.
नेक्स्ट देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस। ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का वो फर्स्ट कब आया? वर्ल्ड बैंक ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसका नाम है साब-सहारान अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ इन 1989। 1989 में वर्ल्ड बैंक में फर्स्ट टाइम ये गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, जब से ये जो गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और अब सारे देश ये गवर्नेंस का जो रूल्स है, गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो करना चाहते हैं। ओके, सो कब आया गया? 1989 पे, सब-सहारान अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, अब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब गवर्नेंस को कैसे हम जानेंगे कि यही गवर्नेंस है? कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, क्या उपादान है इसके। फर्स्ट है लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होगी वो लेजिटिमेट होगी, वो लेजिटिमेटली इलेक्टेड होंगी, वो लेजिटिमेटली काम करेंगी और लेजिटिमेटली पब्लिक के पास वो अकाउंटेबल होंगी। मतलब ऐसा कोई सरकार नहीं हो सकता कि मिलिटरीली वो आए हैं क्षमता में, ऐसा कोई गवर्नमेंट को हम गवर्नेंस जो सरकार का रूल है उसे हम गवर्नेंस नहीं कह सकते हैं। जिसको हम गवर्नेंस कहेंगे उसको, उस गवर्नमेंट को लेजिटिमेटली इलेक्टेड होना होगा, लेजिटिमेटली काम करना होगा। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफिशियल एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी, जो गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नेंस होगी वो अकाउंटेबल होगी पॉलिटिकली एंड ऑफिशियली। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकली इलेक्टेड है, वो पब्लिक के पास अकाउंटेबल होंगे। जो ऑफिशियल लोग हैं वो उनके जो हायर पोजीशन है उनके पास क्या होंगे? अकाउंटेबल होंगे। मतलब ये जो गवर्नमेंट होगी वो टोटली अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, पब्लिक के लिए ही वो काम करेगी। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन की बात करती है कि ह्यूमन राइट्स ना वायलेट हो जाए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देंगे कैसे, इसके बारे में बात करें। और क्या, किसके बारे में? रूल ऑफ लॉ, कि जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो क्या फॉलो हो रहा है ठीक से। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार ने बनाया है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो उसे, उस गवर्नमेंट को, उस सरकार को हम गवर्नेंस के अंदर लाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या, डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब ऐसा सरकार होगा, जो गवर्नमेंट जो होगा वो पब्लिक के लिए ही काम करेगा, पब्लिक के लिए उसका सब कुछ होगा। डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार जो होगी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए होगी। ओके, सो ये है डेमोक्रेसी। और इसके साथ अगर गवर्नेंस को रिलेट कर दे, मतलब ऐसा सरकार जो अपने पब्लिक के लिए ही काम करेगा। ओके, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है ये है इज द बेडरॉक ऑफ द वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। ये एक बेस है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज अ बेस। ओके, मतलब ये ना रहे तो गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी का बेस है, मतलब गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज अ बेडरॉक ऑफ वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड। मतलब वो वैल्यूज, जो डेमोक्रेसी का वैल्यूज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो अगर ठीक से पालन किया गया तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where institutions function according to democratic process and norms, both internally and their interaction with other institutions। मतलब ये एक सिस्टम है जहां पर जो सरकार है, उसका जो इंस्टीट्यूशंस है, उसका जो ऑर्गन्स है, वो क्या करेंगी? वो उसका जो काम होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर होगा, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, रूल्स के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू काम करेंगे और वो अपने देश के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेटिक रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसे फॉलो करेंगे। मतलब ऐसा सरकार होगा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेसी के रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना शासन के काम करेंगे, उसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब डेमोक्रेसी वर्ड कहां से आया? ग्रीक वर्ड डेमोस, एंड इसका मतलब है पीपल, लोग, और क्रेटोस इसका मतलब है शासन, मतलब लोक शासन। सो डेमोक्रेसी का मतलब है लोक शासन।
refers to a form of governance in which the people either have the authority to choose their governing legislatures or the authority to decide on legislation. मतलब ऐसा सरकार होगा जो लोगों जहां पर लोगों के पास एक ऑथोरिटी रहेगा और वो अथॉरिटी चूज करेगा कि उसका सरकार, उसका जो लेजिस्लेचर्स है वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, वो मतलब वो सरकार के लोगों को चूज कर सकता है आइदर, और वो खुद अपना सरकारी काम खुद कर सकते हैं। मतलब टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा है, वो एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब एक में वो अपना जो सरकारी जो काम है, जो शासन को अपने अपने को जो शासन करना, वो उसके लिए कुछ लोगों को इलेक्टेड कर सकती है, और डायरेक्ट में वो क्या करती है, डायरेक्ट इलेक्शन में वो जाकर खुद अपना डिसीजन खुद लेता है। तो टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हमने जाना। मतलब ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में वो क्या कर सकते हैं, जो सरकार के अंदर जो पीपल है, पीपल ऑफ द स्टेट है, पीपल ऑफ द पीपल है, वो क्या कर सकते हैं, जो ऑथोरिटी है उनको डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑथोरिटी पावर में आएगा, या वो अपना जो शासन है, जो अपना कानून है खुद बना सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ लोगों को इलेक्ट करे जो उनके बिहाफ में डिसीजंस ले। नेक्स्ट, कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक तो आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ आकर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक कॉर्नरस्टोन है, बेस है। डेमोक्रेसी होगा तो ये चीजें रहेंगी, मतलब बहुत सारे लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, वो बोल सकते हैं। स्पीच मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में क्या है, वो सच कह सकते हैं। ओके, उनके पास वो राइट है कि वो बहुत कुछ कहे, सरकार के विरुद्ध हो सकता है, फॉर में हो सकता है, अपना जो वक्त जो स्पीच है वो अपने सबके सामने रख सके। नेक्स्ट है इंक्लूसिवनेस एंड इक्वलिटी। समाज में जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाना और जो इक्वलिटी मेंटेन करना, इनके बारे में बात करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वो गवर्नेंस है जहां पर समाज में जो लोग पीछे हैं उनको आगे लाना और सब में समानता बांटना। नेक्स्ट, मेंबरशिप। समाज में सबको मेंबरशिप देना, समाज में सबको इक्वल ट्रीट करना और उनको देश का एक नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट है कॉन्सेंट। डेमोक्रेसी तब एस्टेब्लिश हो सकती है जब कॉन्सेंट होगी। अगर लोग आपको समर्थन ना करें तो आप कभी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वोटिंग। अगर वोट ही ना हो तो कौन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कैसे इलेक्टेड होगी? तो वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। वोटिंग के थ्रू ही सरकार इलेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट है राइट टू लीव, मतलब राइट टू लाइफ। यू हैव योर लाइफ, सो यू कैन चूज इट एनीवे। आप जैसे चाहे आपके जीवन को वैसे चला सकते, ये आपका डेमोक्रेसी में राइट है। आप जैसे चाहे आपके जीवन को चला सकते। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज राइट। जो माइनॉरिटीज है आपके देश में उनको प्रोटेक्ट करना, उनका अधिकार को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देना, ये है डेमोक्रेसी का मेन फोकस। Next, democratic governance is a condition in which the promise of justice, liberty, equality are realized in a democratic political framework. मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नेंस एक ऐसा कंडीशन होगा जहां पर जस्टिस रहेगी, लिबर्टी रहेगी एंड इक्वलिटी रहेगी, तभी उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहेंगे। मतलब सबको समानता मिलेगी, सबको न्याय मिलेगी, सबको जो स्वाधीनता होती है, जो फ्रीडम होती है, वो सबको मिलेगी। ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, तभी उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंक्लूड पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी and responsiveness and active civil society, human rights, the rule of law and democratic election। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? सॉरी, पॉलिटिकल प्लुरलिज्म मतलब राजनीतिक बहुलता। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ना करें तो उसे हम डेमोक्रेसी ही नहीं कहेंगे। मतलब बहुत सारे राजनीतिक मत के लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे
बहुत सारी डाइवर्सिटी रहेंगे पॉलिटिकल ओपिनियन में, तभी उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। जो इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार के प्रतिष्ठान है, वो अकाउंटेबल होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके पास? पीपल के, लोगों के पास। वो एक काम करने से पहले सोचेंगे कि वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल ऑफ द स्टेट। एक्टिव सिविल सोसाइटी, एक एक्टिव सिविल सोसाइटी रहेगी, जो अगर कोई भी ह्यूमन का कोई राइट, कोई स्कीम्स, कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ, अगर सिक्योरिटी ना रही, तो वो कभी भी वो फेल हुआ, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिविल सोसाइटी रहेगी, जो बताएगी सरकार को कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार अगर कभी भी वायलेट हो गया, तो वो गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कभी नहीं कह सकते। ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। अगर रूल्स रेगुलेशंस ठीक तरह से फॉलो नहीं हो रही, अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ठीक से नहीं हो रही है, वोटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं कह सकते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नेंस के लिए जो लोग हैं, उनके पास पावर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, democratic governance improved by increasing the level of women's participation in politics। मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं? वहां पर अगर विमेन का, जो माइनॉरिटीज है, उनका अगर हम पार्टिसिपेशन लगाए, अगर विमेन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी, तो उनका जो बात है, उन लोगों का जो मत है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो वहां आएगी, और उन लोगों का जो स्वार्थ होगा वो एस्टेब्लिश्ड हो, वहां पर उनके बारे में सोची जाए। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्स को, वहां पर पार्लियामेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। जब पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तब उस गवर्नेंस को हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कह सकते हैं, और वो और अच्छा गवर्नेंस होगी। ओके, नेक्स्ट है डेवलपिंग मल्टी पार्टी पॉलिटिकल लैंडस्केप। जहां पर जितना ज्यादा मल्टी पार्टी पॉलिटिकल लैंडस्केप हो, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एस्टेब्लिश्ड होगी। मतलब क्या होगा? एक एक कल्चरल प्लूरलिज्म, एक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म एस्टेब्लिश्ड होगा। बहुत सारे मल्टी पार्टी सिस्टम अगर रही, तो क्या होगा? पॉलिटिक्स और इम्प्रूव्ड होगी, गवर्नेंस और इम्प्रूव्ड होगी, डेमोक्रेसी भी इम्प्रूव्ड होगी। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ स्टेट रिसोर्सेज। ये जो स्टेट का प्रॉपर्टी है, स्टेट का जो इनकम है, उसको अब्यूज से रोकेगा। जब कोई स्टेट जो उसका जो फंड है, स्टेट का जो फंड है, पैसा है, वो अगर ठीक से मैंने एक्सपेंस कम हो, और स्टेट का जो प्रॉपर्टी है उसे अच्छी तरह से यूज किया जाएगा, तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इम्प्रूव्ड होगी। नेक्स्ट, ये है डेमोक्रेसी। आपका वॉइस है, यहाँ पर आपका चॉइस है, आपका सिटीजनशिप है। वहां पर किसी भी लोगों में आप मतभेद नहीं करोगे। डेमोक्रेसी इज मेन थिंग, जहां पर आप किसी भी लोगों के बीच एक मतभेद नहीं करेंगे, सब इक्वल है होंगे आपके पास। नेक्स्ट, टू ए प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अच्छा गणतांत्रिक जो शासन होगा, उसका कुछ प्रिंसिपल्स है। एक, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। मतलब सरकार में जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने ज्यादा पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा, माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा, तब उसे हम कह सकते हैं वो अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। और फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन होगा। जब अच्छी तरह से फेयरली इलेक्शन होंगे, कोई कोई अनएथिकल वे नहीं होगा इलेक्शंस में, तब उसे हम कह सकते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अच्छा है। नेक्स्ट, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। जब एक सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी, उसे हम कहेंगे कि वो गवर्नेंस गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब जो सरकार होगी, वो अपने काम में एफिशिएंट होगी, वो अपने काम को ठीक से चला पाएंगी, तब उसे हम गुड गवर्नेंस कह सकते हैं, गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। नेक्स्ट, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब सरकार क्या डिसीजन ले रही है, कितना पैसा किधर खर्चा कर रही है, ये अगर हम ओपनली ट्रांसपेरेंट वे में जान पाए, तो मतलब क्या होगा? मतलब जो मतलब वो करप्शन कम होगी। तो अगर करप्शन कम होगी, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑब्वियसली अच्छा होगा। रूल ऑफ लॉ, अगर रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह से फॉलो किया जाए, तो वो गवर्नेंस अच्छा है। जहां पर एथिक्स को फोकस किया जा सकता है, जहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को केयर किया जाता है, सोशल वैल्यूज को, नॉर्म्स को केयर किया जाता है, उसे हम कह सकते हैं वो अच्छा सरकार है। नेक्स्ट,
कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी, जिस सरकार के पास कैपेसिटी है कि वो उसका शासन को और अच्छा करे, एनहांस करे, उसे हम कह सकते हैं वो अच्छा सरकार है। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड ओपननेस टू चेंज, जो सरकार अपने पॉलिसीज को अच्छा इनोवेट करेंगी, अप टू डेट करेंगी, उसे हम कह सकते हैं वो अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। अगर पुराने जो तौर तरीके थे उसे अपनाकर तो हम सरकार को अच्छा नहीं कर सकते, तो अभी नए नए रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, मतलब सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कौन से पॉलिसी अच्छे होंगे। लॉन्ग टर्म में अच्छी पॉलिसी लेना एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सरकार अच्छी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज कर सकता है, उसे हम अच्छा सरकार कह सकते हैं। नेक्स्ट, जो ह्यूमन राइट्स को, कल्चरल डाइवर्सिटी को, सोशल कोहेशन को मेंटेन कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उसे हम अच्छा सरकार कहेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, जो सरकार पब्लिक के पास अकाउंटेबल हो, उसे हम कहेंगे अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ओके, सो ये 12 प्रिंसिपल्स गुड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के, ये अगर रहे तो उसे हम कह सकते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। ओके, सो दैट्स द लेक्चर, थैंक यू।